Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 13 of chapter number 1, HRK Volume 1, 5th edition. So, the statement of the question 13 is: what is the uncertainty in a good sand based egg timer? What about an hourglass? What about the candles used for marking time at night? सो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक गुड सैंड बेस्ड एक टाइमर जो होता है उसमें अनसर्टिनिटी कितनी होती है, आवर ग्लास में कितनी होती है और कैंडल्स में कितनी होती है, वो कैंडल्स जिनको रात के वक्त आप लाइट अप करते हो ताकि आप टाइम को मार्क कर सको। ठीक है, तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं आंसर की तरफ। सो लेट्स डिस्कस द अनसर्टेनिटी इन डिफरेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सैंड बेस्ड एक टाइमर। तो एक जो गुड सैंड बेस्ड एक टाइमर होता है उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो एक फ्यू सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक की होती है, यानी कि ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती इनमें, बस थोड़ी सी होती है, या तो कुछ सेकेंड्स की होगी या फिर 1 मिनट की होगी। ठीक है, अब ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये किन फैक्टर्स की वजह से आती है? सो वेरिएशन राइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन सैंड फ्लो, कि सैंड की जो फ्लो है वो किस किस्म की है, वो फास्ट फ्लो कर रहा है, स्लो फ्लो कर रहा है। अगर फास्ट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो जो मेजरमेंट होगी वो अनसर्टन होगी। ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, फास्ट अपने टाइम से पहले जो है वो सैंड फ्लो कर जाएगा, तो वो आपके पास वो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं देगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं देगा ऑफ टाइम। इसी तरह अगर सैंड जो है वो बहुत स्लो मूव कर रही है तो तब भी जो है आपको वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी ऑफ टाइम। सैंड की जो फ्लो होती है वो बराबर होनी चाहिए ताकि जो है आपको वो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट है एक सैंड बेस्ड एक टाइमर की, वो आपको मिले, तो तब आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो ना होने की बराबर होगी। इसी तरह आपके पास ह्यूमिडिटी आ जाती है। ह्यूमिडिटी देखें आपके सैंड को इफेक्ट करती है। आपको पता है कि अगर सैंड में जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो सैंड जो है वो ड्राई नहीं होता है बल्कि वेट हो जाता है। ठीक है ना, तो वेट सैंड जो होता है वो ऑब्वियसली फिर वो उस नैरो पैसेज से पास नहीं कर पाएगा, और अगर पास कर भी रहा है तो बहुत स्लो या फिर चंक्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे बेस केसेस में आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आल्सो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो वही सैंड फ्लो फास्ट हो जाएगी एंड आपका जो अनसर्टिनिटी है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह वियर ऑन टाइमर्स ओपनिंग जो है, इसका क्या मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी वो नैरो पैसेज वे होती है ऑफ द टाइमर, वो आपके पास इरोड करना शुरू कर जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उस डैमेज की वजह से आपका जो सैंड बेस्ड एक टाइमर होता है उसकी जो पैसेज है वो वाइड हो जाती है, और इस तरह से अगेन आपकी जो सैंड फ्लो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, स्मूथ फ्लो नहीं होती, और अगेन आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, सो एक गुड सैंड बेस्ड एक टाइमर जो है उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होती है? फ्यू सेकंड्स या फिर मिनट की, और इसमें जो वेरिएशन आती है वो सैंड फ्लो, ह्यूमिडिटी और वियर ऑन द टाइमर्स ओपनिंग की वजह से आती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आवर ग्लास। तो आवर ग्लास जो है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होती है? वो स्लाइटली हायर होती है देन दी एक टाइमर। ठीक है, जो कि यूजुअली रेंज करती है फ्यू मिनट्स तक। ठीक है, यानी कि जो आपका आवर ग्लास है वो एक टाइमर से कम एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है, एक टाइमर ज़्यादा एक्यूरेट देता है, क्योंकि जो आवर ग्लास है उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब जो फैक्टर्स आपकी आवर ग्लास की अनसर्टेनिटी को इफेक्ट कर रही है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी को इफेक्ट कर रही है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? सबसे पहले आपके पास आ जाता है इवननेस ऑफ सैंड ग्रेन्स, यानी कि जो सैंड के ग्रेन्स है वो आपके पास कितने यूनिफॉर्म है, कितने जो है रेगुलर है, कितनी प्रॉपर उनकी शेप है, और जो है यूनिफॉर्मली वो पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैटर करती है, ये एक फैक्टर है जो कि आपकी अनसर्टेनिटी को इंक्रीज डिक्रीज करती है और एक्यूरेसी को ख़राब कर सकती है और बना भी सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाता है स्टैटिक बिल्डअप। तो स्टैटिक बिल्डअप में बेसिकली क्या है कि जो आपकी आवर ग्लास होता है, चूँकि उसमें वो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो रब करते हैं विद दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से आपके पास उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो बिल्डअप हो सकते हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की बिल्डअप की वजह से जो पार्टिकल्स है वो सैंड, वो जो ग्लास आवर ग्लास होता है, आवर ग्लास का जो ग्लास होता है, ठीक है, जो इनर सरफेस होती है उसके साथ स्टिक कर सकते हैं, और इस तरह से जो सैंड की फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये जो है आपके पास इसको स्टैटिक बिल्डअप कहते हैं इन एन आवर ग्लास। और ये किस तरह से अकर करता है? ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा आपको रब रब करने की वजह, मतलब सैंड जब आपके पास फ्लो करता है डाउनवर्ड्स तो वो ऑब्वियसली आवर ग्लास की सरफेस के साथ रब हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो है दैट कुड बी अ कॉज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इसके अलावा आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल्स के, अगर आपका आवर ग्लास जो है वो ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है तो चार्ज जो है उसको डेसिपेट होने का
की कोई जगह नहीं मिल रही होती ना कि वो उस ग्लास के थ्रू कई बार दूसरे मटेरियल में जाए, कहीं और चला जाए, क्योंकि आवर ग्लास को अगर आप देखें तो वो या तो ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक से बना होगा, दीज आर ऑल इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे आपके पास वो कंडक्शन का कुछ हो नहीं रहा, तो वो स्टैटिक चार्जेस ऑब्वियसली बिल्डअप होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है तो आपको पता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये आप लोगों ने गर्मियों में नोट भी किया होगा कि यूजुअली आप जब मतलब गर्मियों में या फिर बहुत जो ड्राई एनवायरनमेंट्स होते हैं, विंटर्स में भी इवन जब बहुत ड्राई एनवायरनमेंट्स हो जाते हैं, तो तब अगर आप सडनली किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक मिलता है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो वो आपको क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक चार्ज जो है वो बिल्डअप हो चुका होता है। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा जब ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है या बिल्डअप होती है। और जब ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज होती है तो फिर वो डिस्चार्ज अकर हो जाता है और आपको मतलब शॉक्स नहीं मिलते, ठीक है, और ना ही आपके पास ये जो चार्जेस है उसका बिल्डअप होता है, ठीक है। अब इस स्टैटिक चार्जेस के बिल्डअप की वजह से आपका जो सैंड है वो क्लिंग करेगा टू दी आवर ग्लास और फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। इसके इसी तरह आपका जो है अगेन इरेगुलर फ्लो है, स्टॉप भी हो सकती है, स्लो डाउन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास चूंकि चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो आपके पास स्पार्क जो है वो अकर कर सकता है, ठीक है, जब आप आवर ग्लास को टच करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यूजुअली आप लोगों ने विंटर्स या समर्स में जब बहुत ड्राई कंडीशन हो जाती है तब आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि आप अगर किसी चीज़ को भी टच करते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई होती है, आपको शॉक सा मिलता है, ठीक है, स्पार्क्स आपको फील होता है। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी स्टैटिक बिल्डअप, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास जो है इसमें इरेगुलरिटीज इन द ग्लास शेप, अगर ग्लास जो है उसकी शेप रेगुलर नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि जो सैंड है वो एक नैरो पैसेज में से पास करता है। अब अगर वो नैरो पैसेज जो है वो इरोडेड हो, डैमेज्ड हो या उसका शेप कोई ऐसे इरेगुलर सा हो, तो फिर ऑब्वियसली सैंड फ्लो जो है वो इरेगुलर होगी, स्मूथ नहीं होगी। एंड इस तरह से आपकी जो आवर ग्लास है उसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी खराब होगी। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कैंडल्स, जिनको आप यूज करते हो फॉर मार्किंग टाइम एट नाइट। तो उनमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो सेवरल मिनट्स टू इवन एन आवर होती है, यानी कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है इसमें। अब इनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी एक्यूरेसी को डैमेज करने में या इसकी अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करने में, वो आपके पास आता है विंड। आपको पता है कि कैंडल्स जो है वो विंडी एरियाज में जो है वर्क नहीं करते, क्योंकि विंड जो है वो उन कैंडल्स को जो है क्या कर देता है, बुझा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चले आपने कैंडल जो है आपने जला दी है और विंड चल रही है, उसने बुझा दी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, दोबारा उसको लाइट अप करने जा रहे हो। लेकिन आप जब लाइट अप करने जाते हो तो उस दौरान आपके पास ऑब्वियसली कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स भी गुजर सकते हैं। इवन अगर आप उसके करीब भी बैठे हो तैयार लाइटर लेके कि भाई विंड आके इसको बुझा देगी, तो मैंने चूंकि इस प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको दोबारा जल्दी जल्दी लाइट अप कर दूंगी, तो उस टाइम भी आपके कुछ ना कुछ सेकंड्स जो है वो लग ही जाते हैं और कुछ अमाउंट की अनसर्टेनिटी आ जाती है। सो विंड आपके पास एक फैक्टर है जो कि आपकी कैंडल्स की अनसर्टेनिटी को इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो उसमें जो कैंडल्स होते हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सॉलिड हो जाते हैं, तो उनका मेल्ट होना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह अगर बहुत वार्म इन्वायरमेंट हो तो फिर वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। तो अगेन टाइम की वेरिएशन आ रही है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस तरह वैक्स क्वालिटी जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका वैक्स अच्छी क्वालिटी का है तो वो आपको अलग टाइम देगा, आपका वैक्स बुरी क्वालिटी का है, उसमें प्योरिटीज़ है या कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ क्वालिटी डिस्टर्बेंस है उसमें, तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो विक लेंथ होती है, विक बेसिकली वो थ्रेड है जो कि आपकी कैंडल्स में होता है जिसको आप लाइट अप करते हो और फिर कैंडल जो है वो मेल्ट होती है। तो वो जो विक लेंथ है वो भी आपकी बर्न को इन्फ्लुएंस करती है, बर्न रेट को, ठीक है। वो किस मटेरियल से बना हुआ है वो बताता है आपको कि कैंडल कितनी जल्दी मेल्ट होगी और कितनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं टाइम में जो आ रही हैं इसकी वजह से मतलब ये आपका बेसिकली अनसर्टेनिटी है जो कि इंक्रीज से इंक्रीज ही होती जा रही है इन फैक्टर्स की वजह से। तो हमने तीनों टाइम डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया है और हमें ये पता चला है कि इन तीनों डिवाइसेस में जो सबसे आपको प्रिसाइज टाइम दे रहा है वो सैंड बेस्ड एक टाइमर है, और सबसे जो आपको वर्स्ट टाइम कीपिंग दे रहा है वो आपका क्या है, कैंडल है, ठीक है। सो अमंग दीज मेथड्स द सैंड बेस्ड एक्ट टाइमर इज द मोस्ट प्रिसाइज फॉलोड बाय एन आवर ग्लास, एंड कैंडल्स आर द लीस्ट एक्यूरेट ड्यू टू देयर हाई ससेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्योंकि आपके जो कैंडल्स है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है, तो इसी वजह से जो है वो आपको बहुत ही कम एक्यूरेसी देते हैं, जबकि आपके जो सैंड बेस्ड एक्ट टाइमर है वो आपको प्रिसाइज रीडिंग देता है। ये आपके पास कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप अपने कैंडल्स, आवर ग्लास और सैंड बेस्ड टाइमर को देख सकते हो, और यहाँ पे आपको
ये भी नज़र आ रहा होगा आपके जहन में, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये तो आवर क्लास और सैंड बेस्ड टाइमर तो सेम चीज़ ही है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी कर रहे हैं। तो जो आपका डिफरेंस है आवर ग्लास और सैंड बेस्ड टाइमर में, वो ये है कि दोनों आपके पास टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं। जो आवर ग्लास है वो आपके पास उसमें दो ग्लास बल्ब्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास उसमें सैंड होता है, ठीक है, जो कि अप से डाउन की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, और वो जो उसका नीचे वाली बल्ब में जो है, लोअर बल्ब में जब उसका एक्यूमुलेशन हो जाती है तो आप टाइम रिकॉर्ड कर लेते हो कि भाई इतना टाइम हो गया है। जबकि जो आपके सैंड बेस्ड टाइमर होते हैं वो स्पेसिफिकली इस तरह से, चूंकि इसमें आप एग का वर्ड देख रहे हो तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाना चाहिए कि ये स्पेसिफिकली एक ऐसा टाइप ऑफ आवर ग्लास है कि जो प्रिसाइजली एग की कुकिंग टाइम के ऊपर बेस्ड है। यानी कि एग जितने टाइम में कुक होता है उतने ही टाइम में इसका सैंड जो है वो अपर टू लोअर कंपार्टमेंट जाता है। यानी कि जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आवर ग्लास एंड सैंड बेस्ड एग टाइमर, वो ये है कि आवर ग्लास जो है उसका अपना एक टाइम है, ठीक है, और जो सैंड बेस्ड एग टाइमर है वो स्पेसिफिकली आपके पास एग की कुकिंग के टाइम के बराबर का टाइम रखती है, यानी कि जो कि फ्यू मिनट्स का है, ठीक है, जो कि इसको स्मॉलर एंड ऑफन विद अ डेडिकेटेड डिज़ाइन बना। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि जो आवर ग्लास है उसका जो है डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसको कोई भी डिज़ाइन दे देते हो। लेकिन चूंकि सैंड बेस्ड एग टाइमर एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ दी कुकिंग ऑफ एन एग, तो उसका जो डिज़ाइन है वो भी डेडिकेटेड डिज़ाइन होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन इसको दिया जाता है और हर एक सैंड बेस्ड एग टाइमर का वही डिज़ाइन होता है। जबकि आवर ग्लास का डिज़ाइन आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल गया है कि इंटेंडेड यूज एंड टिपिकल टाइम इंटरवल्स जो है, दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द आवर ग्लास एंड द सैंड बेस्ड एग टाइमर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। आई होप आपको हर एक चीज़ की समझ आ गई हो, इसमें ऐसे कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ें नहीं थी, काफ़ी सिंपल था। आपके पास जो आवर ग्लास है, सैंड बेस्ड एग टाइमर है और कैंडल्स हैं, इनकी अनसर्टेनिटी हमने बतानी थी जो कि हमने बता दी, और साथ ही साथ हमने आवर ग्लास और सैंड बेस्ड एग टाइमर जो है इनकी डिफरेंसेस भी देख लिए हैं कि आवर ग्लास जो है वो आपके पास सैंड जब अपर से लोअर कंपार्टमेंट तक जाता है और उसमें जितना भी टाइम लेता है वो आपके पास जो है आवर ग्लास का टाइम होता है, यानी कि उसको आपने किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से रिलेट नहीं किया। जबकि जो सैंड बेस्ड एग टाइमर है उसको आपने स्पेसिफिकली एग के कुकिंग टाइम के साथ रिलेट किया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसका डेडिकेटेड डिज़ाइन भी होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, which is again quite interesting. So मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।